गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। स्वागत है बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिनोल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड का सेक्शन ए कवर करता है। और आज हम फिनोल लेंगे। देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड वो जिसमें OH या हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा हुआ हो। दूसरा ये इसमें OH जो है पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ हो। ये जो सीधे जुड़े हुए जो यौगिक होते हैं, इनकी प्रवृत्ति या इनकी अभिलाक्षणिक गुण इन यौगिकों से भिन्न होते हैं। ये कहलाते हैं फिनोल, जिसमें OH समूह से सीधा बेंजीन नाभिक से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जैसे यहाँ पर ये वाले कंपाउंड कहलाते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। ये कौन से यौगिक है? ये एरोमेटिक एल्कोहल कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक एलिफेटिक एल्कोहल से मिलती है। इस यौगिक का नाम बेंजील एल्कोहल। ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक है, लेकिन ये फिनोल नहीं है, क्योंकि इसमें OH जो है पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, नहीं कि बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा हुआ है। जहाँ तक फिनोल्स की नामकरण की बात है, विभिन्न अलग अलग ये फिनोल इस फिनोल इज कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो इसका प्रारूपिक सदस्य है, पहला सदस्य, इसको खुद का नाम ही फिनोल ही है, ठीक है ना। तो इसके बाकी कुछ सदस्यों के नाम लेते हैं। इनके सामान्यतः IUPAC नाम इतने प्रचलन में नहीं है जितने इनके सामान्य नाम प्रचलन में है। जैसे देखिए, जैसे OH समूह है, इसके ऑर्थो पोजिशन पे CH3 समूह आ गया ना, ऑर्थो मेथिल फिनोल इसको कहेंगे। इसको हम ज़्यादा बेहतर ऑर्थोक्रिसोल नाम से जानते हैं। ये क्या है? ऑर्थोक्रिसोल है। इसी प्रकार से इसका मेटा समावयव भी आप बना सकते हैं। ये CH3 यहाँ आ गया तो ये मेटाक्रिसोल कहलाएगा। और इसी प्रकार से ये CH3 यहाँ आ जाता है तो ये पैराक्रिसोल हो जाएगा। और यौगिक देखते हैं इसमें डेरिवेटिव अलग अलग। यदि यहाँ पे NO का समूह आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और जैसे ये यौगिक है, ये पैरानाइट्रोफिनोल। इसका स्थिति समावेश और देखते हैं और कुछ कंपाउंड जिसमें OH समूह उपस्थित होता है। CHO जैसे ये यौगिक है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका ज़्यादा बेहतर नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। एक और यौगिक लेते हैं। यदि यहाँ पे COO समूह है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक है ना। इस प्रकार से अलग अलग यौगिकों के इसमें अलग अलग नाम। अब मान लीजिए कि ये OH जो है, दो OH एक साथ आ गए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। ये डाईहाइड्रोक्सी, ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम है। लेकिन IUPAC जो सामान्य नाम ज़्यादा प्रचलन में है उसको केटेकोल बोलते हैं। कत्थे में मिलता है इसलिए इसको केटे स्टैंड्स फॉर कत्था, है ना, केटेकोल बोलते हैं। इसका मेटा समावयवी में ये कंपाउंड है, इसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं। जैसे मिले यौगिक है रिसोर्सिनोल, ये मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से क्विनोल, इसका पैरा समावयवी होता है, ये क्विनोल, ये क्विनोल कहलाता है। इस प्रकार से अलग अलग फिनोल के नामकरण इस प्रकार से दिए गए। यदि ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसमें ये देखिए, ये 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको पायरोगेलोल हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पायरोगेलोल, ठीक है। तो ये डिफरेंट अलग अलग फिनोल्स के डेरिवेटिव्स हैं इसमें, और इनके जो सामान्य नाम जो प्रचलन में इसकी बात की। अपन इनके बनाने की विधि लेते हैं। फिनोल्स के बनाने की विधि, फिनोल्स के बनाने की कई सारी विधियाँ हैं। पहले देखते हैं फिनोल कहाँ मिलता है। फिनोल प्रकृति में कोलतार में पाया जाता है। जो कोलतार होता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो उसका मध्य प्रवाह होता है, मध्य तेल जिसको बोलते हैं, उसमें एक हिस्से के तौर पे ये मिलता है फिनोल, जो है नेफ्थलीन के साथ मिलता है। तो इसको मेन जो प्रोडक्शन है वो कराया जाता है इसका प्राकृतिक स्रोत कोलतार की सहायता से। लेकिन चूँकि फिनोल के काफ़ी अच्छे उपयोग हैं, खासतौर से मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग है, इसलिए इसकी आपूर्ति केवल प्राकृतिक स्रोत से नहीं की जा सकती। इसलिए बनाने की इसकी कई सारी विधियाँ हैं। देखते हैं सबसे पुरानी विधि, और वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। ये बेंजीन है, इसकी यदि आप सल्फोनीकरण कराएं H2SO4 से, यदि आपने क्रिया कराई इसको सांद्र H2SO4 से, तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है ना। SO3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने को बोलते हैं सल्फोनीकरण। बेंजीन से बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब इसकी क्रिया आप NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं तो बनता है इसका सोडियम साल्ट बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट।
क्या बनाएंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम अब ये जो बनाने की विधि है, फिनोल को बनाने की पहली विधि, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ फ्यूज किया जाता है, गलित किया जाता है, संगलित किया जाता है, मतलब ये ठोस NaOH को इसके साथ मिला के अच्छे से गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और साथ में बनता है Na2SO3, ठीक है, ये साथ में निकलेगा Na2SO3 और OH यहाँ लगेगा, है ना, NaHSO3, सॉरी NaHSO3 यहाँ बनेगा, NaHSO3, हाँ, और OH, और इसका जल अपघटन आप कर दीजिए, जल अपघटन आप कर सकते हैं, HCl की उपस्थिति में जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो आपके फिनोल उत्पाद करेंगे। तो फिनोल बनाने की पुरानी विधियाँ जिसमें आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट को NaOH के साथ संकलित करते हैं तो फिनोल बोलते हैं। अपन एरिन डाइजोनियम साल्ट से भी इसको बना सकते हैं। जो बेंजीन डाइजो लवण होते हैं, ये प्रयोगशाला विधि है इसकी, यदि आप C6H5N2HSO4, है ना, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। इसको आप भाप के साथ गर्म करते हैं तो इसका जल अपघटन हो जाता है, तो भाप आसन यदि आप करते हैं, है ना, या पानी के साथ इसको उबाला जाता है, इसका जल अपघटन हो जाता है, नाइट्रोजन निकल जाएगी और आपके बहुत आसानी से ये फिनोल बनाने की विधि है। ये फिनोल बनाने की कोई विधि, ये फिनोल बनाने की विधि है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के जल अपघटन से हम बना सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक विधि में एक विधि आती है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन की का जल अपघटन करते हैं। ये तीसरी विधि इसके बनाने की, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका एक जल अपघटन किया जाए तो फिनोल बन सकता है। आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से एलिफेटिक हेलो कंपाउंड में एलिफेटिक हेलो कंपाउंड का जल अपघटन होकर Cl की जगह हो जाता है, लेकिन ये तो आसान नहीं है। एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ फ्लोरीन जो है ना बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए आपको उच्च ताप और उच्च दाब और उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, और वो उत्प्रेरक होंगे इसमें तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 वायुमंडलीय दाब और कॉपर लवण, कॉपर लवण 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 200 वायुमंडलीय दाब, है ना, ये कहलाता है डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनोल, फिनोल बनाने का डाउ पैटर्न, जिसमें क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन आपने किया, कॉपर लवण के परिस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब आप इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं NaOH के साथ, यस NaOH, क्योंकि NaOH तो जो अटैकिंग नाभिक स्नेह तो चाहिए, नाभिक स्नेह ये है और ये NaCl साथ बन जाएगा और क्या बन गया आपके फिनोल बन जाएगा, है ना। ये इसके बनाने की विधि हो गई। बनाने की विधियों के साथ अब अपन बात करते हैं इसके कुछ भौतिक गुणधर्मों की। जहाँ तक इस OH समूह की बात है जो फिनोल में है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका हाइड्रोजन बंध तो इसमें पाया जाएगा। इस कारण से ये इन फिनोल्स के जो भौतिक जो गुणधर्म को जो इसका हाइड्रोजन बंध प्रभावित करेगा, यानी कि इनके गलनांक पथनांक जो है सामान्यतः ज़्यादा होंगे, लेकिन एल्कोहल जितने नहीं होंगे, एल्कोहल जितने नहीं होंगे। कारण ये कि एल्कोहल में जो है ना एलिफेटिक समूह होता है, यहाँ पे एरोमेटिक समूह होता है, एरोमेटिक समूह काफ़ी बड़ा है इस OH के मुकाबले, इसलिए ये जल में घुलेंगे लेकिन इतना नहीं घुलेंगे। जैसे फिनोल खुद जल में आंशिक रूप से विलय है या एल्कोहल में आंशिक रूप से विलय है, ज़्यादा विलय नहीं है, लेकिन शुरुआती फिनोल हल्का फुल्का घुल जाते हैं। बड़े जो फिनोल होते हैं वो नहीं, रिसोर्स फिनोल पानी में विलय है। इसी प्रकार से इनके गलनांक पथनांक की बात हुई, विलेयता की बात हुई, जो इनके हाइड्रोजन बनने की प्रवृत्ति जो है वो इस OH बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण से है। OH बंध जो है एल्कोहल में भी पाए जाते हैं, तो हम इसकी तुलना करते हैं एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल से जब आप इसकी तुलना करेंगे तो हम इसकी रिएक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपन समझ सकते हैं। देखिए एल्कोहल फिनोल जो होते हैं C6H5OH, ये सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये क्रिया जो है एल्कोहल भी देता है, इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल भी। जब आप सोडियम मेटल के, ये सोडियम मेटल है ना, इसकी ये क्रिया जब करता है तो C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस ये निकलती है। हाइड्रोजन गैस का निकलना इस चीज़ को बताता है कि धातु के साथ हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब ये अम्लीय व्यवहार दर्शा रहा है। अब इन दोनों के अम्लीय गुणों की यदि तुलना करें तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं बहुत ही दुर्बल अम्लीय, एल्कोहल तो लगभग न के बराबर अम्लीय है, उनकी pKa वैल्यू से इस चीज़ का पता लगता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इस चीज़ को बताती है कि इन दोनों में अम्लीय गुण है। एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं और इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रबल क्षार जो है
इस दुर्बल अम्ल C6H5OH का सोडियम साल्ट बनाते हैं यहाँ, ठीक है। ये रिएक्शन सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कम से कम एल्कोहल के मुकाबले फिनोल ज़्यादा प्रबल अम्ल है। अब इतना प्रबल अम्ल भी नहीं है कि इन्हें कि आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया जो दुर्बल क्षार है, या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया तो इनके साथ ये बुझगाट नहीं देगा, या CO2 गैस जो है नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल भी नहीं है। जिस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ बुदबुदाहट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब इसकी हम अम्लीयता की तुलना करते हैं एल्कोहल से, फिनोल की अम्लीयता की तुलना करते हैं। उसके बाद फिर जो फिनोल में अलग अलग प्रतिस्थापी लगा के हम देखते हैं किस प्रकार से इसकी अम्लीयता प्रभावित होती है। देखिए ये है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल यदि मान लीजिए कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार से आयनित होगा विलयन में, और H+ आयन देगा कि अम्ल होगा C6H5OH। यदि फिनोल आयनित होता है तो इस प्रकार से आयनित होगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। अब स्टॉक्साइड आयन में ये जो है ना बहुत ही अस्थायी है, कारण कि इसमें जो C2H5 ग्रुप है वो इस O नेगेटिव को के ऋणावेश को और भी केंद्रीकरण कर रहा है, या इसके स्थायित्व को और कम करता जा रहा है, मतलब अस्थायित्व को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर फिनोक्साइड आयन जो है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी है। अब पहले तो हम फिनोल की अनुनादी संरचना समझते हैं, उसके बाद अपन फिनोक्साइड आयन, ये फिनोल है, फिनोल की अनुनादी संरचना देखिए प्लस M प्रभाव OH समूह का, और फलस्वरूप ये OH समूह में देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के कारण से वापस डीलोकलाइजेशन, और इसकी और भी अनुनादी संरचना बनेगी जो मैं आपकी इधर बना के बता रहा हूँ। ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया, इसमें यह नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये H, ठीक है। अब फिर वापस ये इसके साथ कंजुगेशन में है तो इसकी एक और अनुनादी संरचना बनेगी, वो ये यहाँ बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये O पॉजिटिव H डबल बॉन्ड, ये इस प्रकार से। अब और फाइनल इसकी संरचना ये डबल बॉन्ड का, ये यहाँ पे, तो इसकी एक और केमिकल स्ट्रक्चर, ये फिनोल की अनुनादी संरचना अपन बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन वापस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। ये फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख रहा है इसमें 1 2 3 संरचनाओं, फलस्वरूप ये OH बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, H का प्रोटॉन के रूप में निष्कासन हो सकता है। और या यूँ कहें कि ये जो स्थायित्व कारक फिनोक्साइड आयन के साथ है वो इथोक्साइड आयन के साथ नहीं है, क्योंकि यदि आप इसके आयन से जो फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना भी देखते हैं ताकि इससे ज़्यादा अच्छे से आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। ये फिनोक्साइड आयन है, यदि फिनोल के आयन से H+ आयन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। इसकी अनुनादी संरचना देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज जो था खत्म हो गया। और एक और अनुनादी संरचना देखिए, 2 मुड़े हुए तीरों का प्रयोग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में ऋणावेश का स्थायीकरण हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है। और इस प्रकार से आगे आप और भी संरचना बना सकते हैं, एक लास्ट एक और संरचना यहाँ आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ है और एक और संरचना बनेगी लास्ट संरचना जो ये इस प्रकार से बनेगी, वापस इस प्रकार से फिनोक्साइड आयन बनेगा। तो इस फिनोक्साइड आयन में देखिए केवल एक ही प्रकार का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिनोल के अनुनादी संरचना में प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज है। ये बाइपोलर संरचना है, इसमें धनायन ऋणायन दोनों का स्थानीयकरण विस्थानीकरण हो रहा है। ये कम स्थायी है निस्बत की फिनोक्साइड आयन के। इसका मतलब ये जो साम्य है फिनोक्साइड आयन का फिनोल का फिनोक्साइड आयन में रूपांतरण होना, ये सहज प्रक्रम है, मतलब ये सामने इस दिशा में आसानी से विस्थापित हो सकता है। फिनोल के मुकाबले फिनोक्साइड आयन C6H5O नेगेटिव ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि इसमें अनुनाद केवल ऋणावेश के साथ हो रहा है, इसमें अनुनाद धनावेश और ऋणावेश दोनों के साथ हो रहा है, इसलिए ये साम्य जो है इस दिशा में विस्थापित होता है और ये दुर्बल अम्ल है। लेकिन ये इतने प्रबल अम्ल नहीं है जितने कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल और एल्कोहल की तुलना करें तो एल्कोहल सबसे दुर्बलतम अम्ल है, फिर फिनोल है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के बीच में अम्लीयता की तुलना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इनकी रिएक्शन से की जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अपघटन कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, और CO2 निकलती है, लेकिन फिनोल उनका अपघटन नहीं कर पाता क्योंकि फिनोल दुर्बल अम्ल है। जहाँ तक इसकी फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव की बात है तो सहज स्थिति यह है कि ऑक्सीजन ये फिनोक्साइड आयन जो बना है, फिनोल के आयनिन से जो फिनोक्साइड आयन बना है और उसकी जो अनुनादी संरचना आप देख रहे हैं तो ऋणावेश का फैलाव हो रहा है, तो वो सारे कारक जो ऋणावेश को फैलाएंगे इस फिनोक्साइड आयन को स्थायी करेंगे। फिनोक्साइड आयन को स्थायी करने का मतलब है कि इस साम्य को जो फिनोल के आयनिन से
आप फिनोक्साइड आयन बना रहे हैं या प्रोटॉन बना रहे हैं, सामने को इस दिशा में विस्थापित करेगा तो वो सारे कारक जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, जैसे NO2 समूह लगा दिया, ऑर्थो मेटा पैरा किसी पे भी लगाइए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो इस ऋणावेश को अच्छे से अपनी तरफ फैलाएंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जैसे ये संरचना में यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यदि यहाँ पे NO2 समूह लगा हुआ है तो NO2 समूह क्या करेगा, ऋणावेश को फैलाएगा। ये ऋणावेश ऋणावेश यहाँ आ जाएगा इस जगह पे और यहाँ पे ओ ये, और इस प्रकार से यदि पैरा पे भी NO2 है, NO2 समूह इस प्रकार से लगा हुआ है, ये भी क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से फैलाएगा। ये यहाँ पे लगा हुआ है NO2 समूह, तो ये भी इसका भी काम यही होगा कि NO2 या इस प्रकार कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो -m और -I प्रभाव दर्शाता है, जो ऋणात्मक प्रभाव और अनुनाद दोनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का फैलाव करता है या ऋणावेश का फैलाव करता है। आप देख रहे हैं 3 NO2 समूह होने के कारण से जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का आयनन बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत ही प्रबल अम्ल है ये यौगिक, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका एक दूसरा नाम और है पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं, जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन फिर भी पिक्रिक एसिड है, क्योंकि 3 NO2 समूह के प्रबल -I और -M प्रभाव जो कि इनके क्रमशः ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर उपलब्ध होने के कारण से इनके फिनोक्साइड आयन को पर्याप्त रूप से स्थायी कर देते हैं, और जब इसको स्थायी कर रहे हैं अनुनाद प्रभाव से, प्रेरणिक प्रभाव से, फलस्वरूप इसका स्थायित्व बढ़ गया तो ये आसानी से जो पिक्रिक एसिड है वो आयनिक होकर प्रोटॉन देगा कि बहुत ही प्रबल अम्ल है, लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर। लेकिन यदि कोई इसी प्रकार से जैसे आपने क्लोरीन इस पे लगाया तो क्लोरीन की प्रवृत्ति होती है -I और +M, मेजोमेरिक प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देता है, इंडक्टिव से लेता है, लेकिन इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन का खींचना ज़्यादा होता है, फलस्वरूप ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी क्लोरीन लगता है तो फिनोक्साइड आयन स्थायी होगा, फलस्वरूप क्लोरोफिनोल जो है फिनोल के मुकाबले प्रबल अम्लीय है। फिर देखते हैं यदि ऑर्थो मेटा पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जैसे कि मेथिल समूह लगा हुआ है, जो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल तीनों ही फिनोल के मुकाबले कम अम्लीय होंगे, क्योंकि CH3 समूह क्या कर रहा है, इस ऋणावेश को संकेंद्रित कर रहा है, ये खुद भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे ऋणावेश की जो घनत्व है उसको संकेंद्रित कर रहा है, फलस्वरूप फिनोक्साइड आयन कम स्थायी होगा। इस प्रकार से अपन अलग अलग प्रतिस्थापियों के प्रभाव के आधार पर हम फिनोल या फिनोल के प्रतिस्थापी उत्पन्नों की अम्लीयता की बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम फिनोल्स की कुछ रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।